हमने R&D किया कि वाई इट इज़ हैपनिंग और हम कैसे इसको रोक सकते हैं, बिकॉज़ एक एम्प्लॉय का जाना इज़ इट इज़ अ बिग थिंग, बिकॉज़ हम उन्हें ट्रेन करते हैं, वी यूज़ टू हैव एन नंबर ऑफ़ थिंग्स, फिर हम उसको लूज़ करें। तो समवेयर हमने स्टार्टिंग से ही हमने अपना पहले R&D जो स्टार्ट की, वो पहले हमने अपने हायरिंग प्रोसेस पे स्टार्ट की कि हमको किस तरीके के कैंडिडेट्स चाहिए। वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वी हैव स्टार्टेड दिस एच आर पॉडकास्ट सीरीज़ नॉलेज बडी लर्निंग अकेडमी इन एसोसिएशन विद टैलेंट बैग्स, जिसमें कि हम HR इंडस्ट्री के लोगों के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं और उनके किस तरीके से वो किस एरिया में अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड टुडे विल बी डिस्कशिंग ऑन द टॉपिक ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट, किस तरीके से रिटेंशन किया जाता है, किस तरीके से एट्रिशन को रोका जाता है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज के इन पॉडकास्ट के। शी इज़ हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 12 years इन वेरियस इंडस्ट्री एंड फ्रॉम लास्ट 2.5 years शी इज़ वर्किंग विद पॉलिसी एक्स। तो बिफोर वी स्टार्ट द पॉडकास्ट, मैम थोड़ा सा कुछ बताएंगे फॉर द ऑडियंस कि आपकी HR जर्नी कैसे स्टार्ट हुई एंड विच कंपनीज यू हैव वर्कड विद, कुछ बताएंगे। मेरी HR जर्नी ऑलमोस्ट 12 years प्लस की है, और मैंने एज एवरीबडी स्टार्ट्स तो HR एग्जीक्यूटिव से दिल्ली में स्टार्ट किया था। एंड फ्रॉम देन ऑन मैंने एजुकेशन इंडस्ट्री में भी वर्क किया है फॉर 8 years, एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पर पॉलिसी एक्स में आई हैव बीन वर्किंग सिंस मोर देन 2 years। और जैसा कि आपको पता है कि ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, जिसके साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि सेल्स इंडस्ट्री या कहें कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री, वहाँ पर अट्रिशन रेट समवेयर ज़्यादा होता है। तो आई हैव वर्कड अपॉन द सेम। जैसा कि आपने बताया कि बेसिकली इंश्योरेंस इंडस्ट्री और सेल्स इंडस्ट्री में हमेशा एक पीयर प्रेशर होता है, एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी होता है, और एज अ HR भी एक प्रेशर होता है अपने एम्प्लॉय को रिटेन करने का। और आज का टॉपिक हमारा, जैसा आप जानते हैं, कि इट्स ऑन एम्प्लॉय रिटेंशन। तो बीइंग HR इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जानना चाहूँगा कि किस तरह के कैंडिडेट्स आप हायर कर रहे हैं और किस तरह के कैंडिडेट्स को आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, और क्या चैलेंजेस उनके लिए आपको फेस करने पड़ते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर उनको रिटेन करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हमने देखा है, दे जॉइन द ट्रेनिंग आफ्टर 1 to 2 months। बहुत सारे लोग जॉब स्विच कर लेते हैं, छोड़ के चले जाते हैं और दूसरी इंडस्ट्री में चले जाते हैं। तो ऐसे चैलेंजेस को आप कैसे फेस कर रहे हैं, और क्या स्ट्रेटजीज़ एज अ बीइंग HR आप फॉलो करते हैं एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को बताएंगे कुछ। जी, अगर हम बात करें इंश्योरेंस इंडस्ट्री की, तो फॉर श्योर वहाँ पर अट्रिशन रेट ज़्यादा होता है, जहाँ पर हमें सिंस द बिगिनिंग ध्यान रखना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों का। जैसे आपको पता है कि हायरिंग प्रोसेस जो होती है, वहाँ पर ही हम अपने कैंडिडेट्स फ़िल्टर करते हैं। हमारी इंडस्ट्री जो है, उसी तरीके के कैंडिडेट्स जो हमारी कॉम्पिटेंसीज़ होती हैं, हमारा बिज़नेस समझ सकें, हमारा जो लाइक माइंडेड, वी यूज़ टू सोर्स लाइक माइंडेड पीपल। सो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपनी जो फ़िल्टरेशन है वहाँ पर उसको स्ट्रॉन्ग रखते हैं, सो दैट अट्रिशन जो है, मेरा मानना ये है कि अट्रिशन जो है हायरिंग से ही स्टार्ट होता है। अगर आप वहीं से वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो आप अट्रिशन रोक सकते हैं काफ़ी हद तक। बट हाँ, जैसे कि हम बात कर रहे हैं अभी हमारी इंडस्ट्री का, या BPO कल्चर का बात करें आप, या फिर आप बात करें सेल्स इंडस्ट्री की या इंश्योरेंस इंडस्ट्री की, तो हाँ, यहाँ पर जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो जल्दी छोड़कर चले जाते हैं। सो समवेयर वहाँ पर जब हम इन सब चीज़ों को जज करते हैं तो हमें बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। सिंस द बिगिनिंग हायरिंग से स्टार्ट होता है। अब हम हमारी इंडस्ट्री की बात करें तो पॉलिसी एक्स में जब मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया, व्हेन आई हैव सीन दीज थिंग्स, आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू ऑल दीज थिंग्स। देन हमने R&D किया कि वाई इट इज़ हैपनिंग और हम कैसे इसको रोक सकते हैं, बिकॉज़ एक एम्प्लॉय का जाना इज़ इट इज़ अ बिग थिंग, बिकॉज़ हम उन्हें ट्रेन करते हैं, वी यूज़ टू हैव एन नंबर ऑफ़ थिंग्स, फिर हम उसको लूज़ करें। तो समवेयर हमने स्टार्टिंग से ही हमने अपना पहले अपनी R&D जो स्टार्ट की, वो पहले हमने अपने हायरिंग प्रोसेस पे स्टार्ट की कि हमको किस तरीके के कैंडिडेट्स चाहिए। उसके बाद हम अपना जो एनवायरनमेंट है, हम एनवायरनमेंट की बात करें तो अगर आप अट्रिशन की बात करेंगे तो देयर आर सम फैक्टर्स जो वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, तो हमने उन सब पर वर्क किया। जैसे कि हम बात करें गुड लीडरशिप की, अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, हम एम्प्लॉय एंगेजमेंट की बात करें, और हम उनको रिवॉर्ड रिकग्निशन की बात करें, उनके इंसेंटिव स्ट्रक्चर की बात करें, उनका कॉम्पनसेशन जो हो वो बेस्ट हो, उस पर हमने वर्क किया। उसके बाद आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट हम उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाए। यूजुअली if you'll talk with anybody who's into sales industry, the 20% is the
यू नो 20% एक डेटा है जो कि इट इज़ ऑल राइट विद पीपल कि हाँ सेल्स में 20% अट्रिशन होगा ही होगा, बट देन अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूँ लुकिंग एट ऑल दीज फैक्टर्स, इसको मैं काफ़ी नीचे तक लेकर आई हूँ, जो कि अगर आप ओवरऑल बात करेंगे तो 7% है जी। काफ़ी अच्छे से मैम ने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से मैम एम्प्लॉय एंगेजमेंट की तरफ ध्यान से देख रहे हैं और इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर कैसे एम्प्लॉयज़ को रिटेन कर पा रहे हैं। और इसी सीरीज़ का कंटिन्यू करते हैं हम, इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आपने बताया कि सम हाउ यू है और आप एम्प्लॉय को रोक पा रहे हैं और रिटेंशन रेट आप 7% तक लाएँ, तो एज अ कंपनी और एज अ HR क्या कंपनी को बेनिफिट्स हैं अगर कंपनी में एम्प्लॉय रिटेन होते हैं 1 to 2 ईयर्स, तो आपकी कंपनी को क्या बेनिफिट्स होते हैं एज अ HR भी, आपको क्या इसमें एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन वगैरह अगर आपकी बात करते हैं उसके अंदर, तो क्या आपको लगता है कि पर्सनली बेनिफिट मिलता है अगर एक एम्प्लॉय को आप रोक पाते हैं कंपनी में लंबे समय तक? ऑफ कोर्स बेनिफिट्स तो हैं ही, बिकॉज़ हम कभी भी अपना रेट ऑफ अट्रिशन, रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ हायरिंग, ये सब चीज़ें जब भी देखते हैं तो अगर कोई भी चीज़ आती है तो सबसे पहले अट्रिशन पर ही आती है। आपका जो नंबर ऑफ़ पीपल लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन वेर इन यू कैन सी कि आप कहाँ पर वर्क कर सकते हैं। किसी भी आई मीन मैन फोर्स जो भी हमने जिनको हायर किया है, जिनको हमने इतना काबिल बनाया है आफ्टर ऑल दीज ट्रेनिंग फैक्टर्स, उसके बाद उनको इतना ट्रेन करना लीडरशिप में, उनके साथ उनको प्रोडक्टिव बनाना, ऑल ऑफ दोज ईयर्स के बाद इफ़ वी लूज़ दैट पीपल तो फॉर श्योर वो कॉस्ट टू कंपनी और सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फैक्टर्स उसी में रहते हैं। अगर हम पर्सनली भी बात करें तो वो भी है कि हमको हमेशा नए नए हायरिंग करते रहना पड़ेगा, क्योंकि एट्रिशन इज़ इक्वल्स टू हायरिंग टीम का काम बढ़ना। तो इसीलिए ये सब चीज़ें जो हैं वो कंपनी को तो फॉर श्योर उसकी प्रोडक्टिविटी को तो बढ़ाती ही बढ़ाती हैं। अगर हमारे पास जो भी लोग होंगे वो टेन्योर्ड रहेंगे, बिकॉज दे पीपल विल ऑलरेडी बी ट्रेन्ड, दे नो व्हाट कंपनी कल्चर इज़, दे पीपल आर हैप्पी विद द कंपनी, फॉर श्योर दे विल ब्रिंग समथिंग टू द कंपनी। और अगर हम बात करें कि हमें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं या फिर हम कहाँ पर स्टक हो जाते हैं, तो फॉर श्योर अगर हम कोई भी एम्प्लॉय, इवन एक एम्प्लॉय भी लूज़ करते हैं तो वी यूज़ टू हैव एग्जिट इंटरव्यूज़। वहाँ पर जब हम एग्जिट इंटरव्यूज़ करते हैं वहाँ वी यूज़ टू आस्क फॉर द फैक्टर्स कि क्यों ऐसा क्यों है, तो वो सारे फैक्टर्स पे हम वर्क करते हैं। और ये कंपनी का भी लॉस है, हायरिंग HRs का भी लॉस है कि हम अगर सिर्फ हायरिंग करते रहेंगे और लोग जाते रहेंगे तो फॉर श्योर ये तो लॉस है ही हर तरीके से। काफ़ी अच्छे से मैम ने एक्सप्लेन किया। और इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन आज का लेते हैं, जिसमें हम बात करते हैं एट्रिशन जब होता है तो उसके अंदर एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा वैल्यूबल पॉइंट रहता है, जहाँ बहुत सारी कंपनीज इसमें लैग करती हैं क्योंकि वहाँ वो अच्छा एक एनवायरनमेंट नहीं दे पाती हैं। और बीइंग अ सेल्स और इंश्योरेंस फील्ड में भी हमें एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट रखना होता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी अगर आप एक अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं तो एम्प्लॉयज़ के रुकने या उन कंपनी के लिए काम करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? तो मैं इसको ऐसे सम अप करना चाहूँगी, क्योंकि हर इंसान का अपना डेफिनेशन होता है जब वो इतने साल तक वर्क करते हैं। यूजुअली क्या होता है, मेरे नाम के साथ, तृप्ति सिंह के साथ ऑलरेडी मेरे जो डिपार्टमेंट का नाम है वो है HR, और जहाँ पर सबसे पहला टर्म जो आता है वो है ह्यूमन। तो समवेयर जो HRs होते हैं, मेरे हिसाब से यही है कि वो ह्यूमैनिटी पे वर्क करेंगे। ह्यूमैनिटी के फैक्टर्स वही आते हैं। अगर हम बात करें, हम कभी भी किसी के पास जाते हैं कि क्या है, फॉर श्योर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर टॉक्सिक वर्क कल्चर की वजह से लोग छोड़ते हैं। तो वहाँ पर जब हम R&D करते हैं तो वील हैव टू सी कि लीडरशिप में वो किस तरीके का एनवायरनमेंट पा रहे हैं और उनको कितना ग्रूम करा जा रहा है, किस तरीके से। अब आप बात करेंगे एम्प्लॉय बर्नआउट भी होता है, तो वहाँ पर उनको कितने ब्रेक्स दिए जा रहे हैं, कितना उनको फ्री छोड़ा जा रहा है, उनको अंडरस्टैंड कितना किया जा रहा है। आजकल जो वर्ल्ड है वो आपको अच्छे से पता है कि बहुत बिजी है। समवेयर देर आर सो मेनी टेक्निक्स। सो समवेयर HRs जो हैं वो ह्यूमैनिटी बेसिस पे, पर्सनल बेसिस पे अगर थोड़ा सा अपना कंफर्ट जोन छोड़कर आगे जाएं और वो देखें कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों लोग छोड़ रहे हैं। अगर टॉक्सिक वर्क कल्चर है तो उसको भी हमको रिसर्च करना पड़ेगा, व्हाई इट इज़ हैपनिंग, और वहाँ पर हम उनको काउंसिल कर सकते हैं। प्लस हमारे जो लीडर्स हैं उन लोगों को भी काउंसिल कर सकते हैं। वी कैन हैव सेशंस विद देम, मीटिंग्स विद देम, सो दैट दे शुड ऑल्सो कम टू नो, बिकॉज प्रेशर इज़ एवरीवेयर। सो वी हैव वर्कड अपॉन, इवन हमारे यहाँ अगर आप बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा अट्रिशन रेट काफ़ी हद तक कम है, पर अगर हम यहाँ पर पर्सनली 101 करते हैं हर बच्चे के साथ, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ 101 करना हर मंथ, वो हमारे KRAs में ही आता है, विच इज़ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ HR, सो एज़ टू नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद दी
company, with the culture, what they are feeling, what are the challenges they are also getting. तो वहाँ पर we used to sort their all the personal issues. We used to have meetings with our seniors so that we can sort out all those issues as well. और वहाँ पर हम टॉक्सिक कल्चर की अगर बात करें तो फॉर श्योर जब हम ये फैक्टर्स कहीं ना कहीं जान जाते हैं तो हम उस पर वर्क करते हैं, और वहाँ पर हम बच्चों के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे सैटरडेज़ यूजुअली होते हैं। सेल्स में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वर्क होता है एंड मेंटली भी रहता है, टारगेट्स होते हैं उनके, तो उनको जस्ट फ्री अप करने के लिए थोड़ी देर के लिए तो हमारे सैटरडे एक्टिविटीज़ होती हैं, रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन होते हैं, जहाँ उनको मंथली RNR हमारा जो सेरेमनी होता है वहाँ पर उनको मेडल्स, सर्टिफिकेट्स, सो दैट वो उनको वैल्यूड फील हो। प्लस हमारे पार्टीज़ भी होते हैं सो दैट उन लोगों को हम लोग आउटिंग्स करते हैं, वहाँ पर भी ट्राई टू गिव देम एन एनवायरनमेंट जहाँ लोग एक दूसरे के साथ बात कर सकें। इट्स जस्ट नॉट वर्क वर्क वर्क। So this is how we work on our culture. थैंक यू दीप्ति जी फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस इन दिस पॉडकास्ट। काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया किस तरीके से एम्प्लॉय एंगेजमेंट करते हैं, किस तरीके से एम्प्लॉय का एटेंशन रेट कम कर सकते हैं, और टॉक्सिक नेचर के ऊपर भी आपने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स किए। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज पॉडकास्ट विद दीप्ति मैम। और एट लास्ट यू वांट टू से एनीथिंग टू द ऑडियंस ऑफ इंदौर एंड HR फ्रेटर्निटी? Yes, I just want to say that आप थोड़ा सा जो भी HR फ्रेटर्निटी है वो अपना थोड़ा सा टाइम निकालें, और हम ह्यूमन के लिए वर्क करते हैं, तो अगर हम वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देंगे अपने कंफर्ट लेवल से निकल कर तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को प्रॉब्लम्स होते हैं तभी लोग छोड़कर जाते हैं, तभी ये सब चीज़ें आती हैं। अगर आप उनको पर्सनल लेवल पर जाकर उनको पूछते हैं, मे बी ये टाइम टेकिंग हो सकता है, बट येस इससे हम लोगों को जान सकते हैं और उनके लिए वर्क कर सकते हैं, which will benefit us only in the long run. This is what I want to say. Okay. All the best, Dipti ma'am, for your future endeavors. We hope this session will be helpful for the HR industry and for the जो इस पॉडकास्ट को देखने वाले हैं, जो लोग जॉब रिक्रूटमेंट में हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। इसी तरह के हम और भी पॉडकास्ट आगे लेके आएंगे और डिफरेंट इंडस्ट्री के लोगों को यहाँ एज HR लेके आएंगे। तो डेट्स ऑल फ्रॉम टुडेज पॉडकास्ट। सौरभ फ्रॉम नॉलेज लर्निंग अकेडमी, एंड दिस पॉडकास्ट हैज़ बीन डन in association with Terrent Max. Thank you.